नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवान विष्णु, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूं। आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड या एग्रीमेंट इज वॉइड। बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 25 कह रहा है। प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल को एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम बाद में लेंगे सेक्शन 2D में। सेक्शन 2D में प्रतिफल की परिभाषा दी है और प्रतिफल कैसे कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताया गया। ये लंबा चैप्टर है, उसके बाद में हम इसको डिटेल में लेंगे। लेकिन एग्रीमेंट अगर हुआ है और सेक्शन 10 के मुताबिक हुआ है, सक्षम पक्षकारों ने किया है, स्वतंत्र सहमति से किया है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन की बात हुई है, सेक्शन 10 के मुताबिक जो है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन 2D की परिभाषा दी गई है। डी की परिभाषा में उसके आवश्यक तत्व है, वो बाद में हम एनालिसिस करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, सेक्शन 25। सेक्शन 25 सामान्य सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल है, अंडरलाइन प्रिंसिपल है, गाइडलाइन है कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज ए वॉइड। बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। एक्सप्लेन विथ एक्सेप्शन, इसके अपवाद भी है। तो सामान्य सिद्धांत है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। इसमें एक स्पष्टीकरण नंबर 1 दे रखा है जो दान पर लागू नहीं होगा। गिफ्ट में कंसिडरेशन होता नहीं है, और अगर कंसिडरेशन है तो गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट के बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 से लेकर के 129 बताया गया है कि आप जब गिफ्ट करते हो तो गिफ्ट की प्रक्रिया क्या है। मूवेबल प्रॉपर्टी यदि गिफ्ट करनी है या मूवेबल प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट करनी है तो उस पे सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 122 से 129 धाराएं लागू होगी। ध्यान रखने की बात है जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे। दूसरा स्पष्टीकरण है कि प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल है पर्याप्त हो बस, और पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से हो। मैं ये मेरा घर 10 रुपए में दे दूं किसी को तो प्रतिफल है, टोकन मनी ले ली। जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए लो, लेकिन अगर बिना प्रतिफल के 10 रुपए बगैर लिए मैं किसी को देता हूं तो वो गिफ्ट है। तो प्रतिफल होना चाहिए, पर्याप्त अपर्याप्त की बात नहीं है। स्पष्टीकरण नंबर 2 कह रहा है सेक्शन 25 एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 25 में 3 अपवाद दिए गए, 1, 2 और 3। इनमें यह बताया गया है प्रतिफल नहीं भी है तो भी एग्रीमेंट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 25 के 3 अपवाद आपको लिखने हैं। पहला, नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के अंतर्गत किए गए करार है, उसमें प्रतिफल एब्सेंट है तो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, करार माना जाएगा, वॉइड नहीं है। यह अपवाद है, सामान्य सिद्धांत को ओवररूल्ड कर रहा है। क्या होना चाहिए? नैसर्गिक स्नेह और प्यार के अंतर्गत किए गए लिखित होना चाहिए एक तो। दूसरा, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह होना चाहिए। जिस समय एग्रीमेंट हो रहा है, आप लिखित कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। और निकट, नियरेस्ट रिलेशन होना चाहिए, निकट संबंध होना चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसके बीच में हो सकता है? बाप बेटे के बीच में हो सकता है, बाप बेटे के बीच में होता है, माँ बाप के बीच में हो सकता है, पति और पत्नी के बीच में हो सकता है, लेकिन संभावनाएं कम रहती है, लेकिन होता है।
पति और पत्नी के बीच में भी होता है। एक पति फॉरेन जा रहा था, पत्नी ने जिद किया कि नहीं मैं भी साथ चलूंगी। उसने कहा कि मेरे भाई मीटिंग है और मुझे कई देशों की यात्रा एक साथ करनी है। अच्छा ऐसा करो, मैं तुझे ये लिखित में देता हूं कि मैं आते वक्त तेरे लिए 9 लाख का हार लेकर के आऊंगा और तुम मेरा पीछा छोड़ो और ये रजिस्टर्ड करा लो। वो पति वापस आया और पत्नी ने कहा कि जो है कि मेरा 9 लाख का हार नहीं लाएगा, नहीं लाया। वो कोर्ट में गई, हार गई। क्यों हार गई? कि जिस समय आप लिख रहे थे, रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उस समय नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था, झगड़ रहे थे, दबाव में लिख रहा था। नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना आवश्यक है। जैसे मैंने मेरी बेटी को कहा कि अगर आप सीनियर में 80% से अबव मार्क्स लेके आते हो तो मैं आपको एक्टिवा दिलाऊंगा, और 85% से ओके अबव 90 लेके आ गई तो अब बेटी उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवा सकती है यदि मैंने लिखित में दिया है और उसका रजिस्ट्रेशन कराया है और बाप बेटी के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो बेटी उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवा सकती है। यदि मैं एक्टिवा नहीं दिलाऊं तो मैं उत्तरदायी होऊंगा। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए लिखते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, और नियरेस्ट संबंध होने चाहिए। नियरेस्ट डियरेस्ट संबंध होने चाहिए, उन्हीं के बीच में होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। एग्रीमेंट माना जाएगा, भला ही उसमें एब्सेंट है प्रतिफल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज ए ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोर्ट उसे लागू करेगी। इस मामले में राजलक्ष्मी देवी भूतनाथ मुखर्जी का केस है और बीवा वर्सेस शिवराम का केस। आपको किताब से इसके फैक्ट्स पढ़ने टाइम नहीं होने के कारण मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट है स्वेच्छा से पूर्व में किए गए कार्य, वॉलेंट्री सर्विस। भूतकाल में यदि किसी व्यक्ति ने कोई स्वैच्छिक सेवा की है और उसका स्वैच्छिक सेवा करना ही उसका उद्देश्य था, और बाद में किसी ने वचन दिया है और वचनदाता जीवित है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि हम लॉ कॉलेज से एक डेलीगेशन लेकर के कोलायत गए और कोलाई तालाब पर हम खाना खा रहे हैं, बैठा है, सारे स्टूडेंट बैठे, एक बच्चा तालाब में गिर जाता है। हमें से कोई एक लड़का तैरना जानता था और वो छलांग लगा के कूद करके लेके बाहर आ गया, उसको निकाल लिया। स्वैच्छिक था उसका उद्देश्य, उसकी सेवा करना, मॉरलिटी, मॉरल ड्यूटी थी, वो तैरना जानता था, बच्चे को बाहर निकाल, उसका उद्देश्य नहीं था कि मुझे प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसके माँ बाप आए, ये तो बेटा हमारा किसने बचाया? कि मिस्टर एक्स ने। तो हम एक्स को 25,000 रुपए इनाम में देंगे, घोषणा कर दी और वचन दे दिया। अब जो है वो 25,000 रुपए एक्स वसूल कर लेगा उस सेठ से, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से सेवा की थी। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था प्रतिफल लेने का कि मुझे कुछ प्रतिफल मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। लेकिन बाद में उसने घोषणा कर दी वचनदाता ने कि मैं 25,000 रुपए एक्स को इनाम के तौर पर दूंगा, आज तो मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दूंगा। और बाद में वो मुकर जाता है तो एक्स वसूल कर लेगा, भले ही उसमें प्रतिफल एब्सेंट हो, वो कह देगा मुझे इसमें क्या मिला। ऐसी बात नहीं। भूतकाल में जो वॉलेंट्री सर्विस है, इस संदर्भ में भूतकाल यौन संबंध है, किसी व्यक्ति के किसी औरत के साथ संबंध है और रखेल के रूप में रह रही है, दुनिया जानती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भूतकाल में मिस्टर एक्स के साथ वाई रही थी, लोगों को जानकारी है एक्स और वाई पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। लेकिन अब एक्स ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि भूतकाल में मेरे साथ में जो है वाई के संबंध रहे हैं, इसका मतलब है वो रखेल थी, स्पष्ट हो गया। और मैं ब्यास कॉलोनी वाला मकान देना चाहता हूं, तो मकान देना पड़ेगा, ले लेगी वाई। वाई ने कहा तुमने घोषणा क्यों की जगत के सामने, संसार के सामने, और घरवाले जो है जूत मारे और घरवालों से फिर वो मुकर गया कि मैं तो नहीं देता, मैंने तो यूं ही कर दी घोषणा। नहीं, भूतकाल में स्वैच्छिक रूप से यौन संबंध थे और बाद में आपने घोषणा की है, उसके जीवन काल में की है,
तो वो ब्यास कॉलोनी वाला घर वो ले लेगी, भले ही कंसिडरेशन उसमें न हो। ये ध्यान रखना, भविष्य काल के लिए ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कोई वचन एडमिसेबल नहीं है यौन संबंध के लिए, ध्यान रखने की बात। अगला है अवधि, काला अवरोधित ऋण देने का वचन, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 ये कहती है कि यदि आपने धन किसी को उधार दिया है तो 3 साल के भीतर भीतर मांग कर ले, और देने से इनकार कर रहा है तो 3 साल से पहले पहले मुकदमा दायर कर दे, बाद में भले कितने चले कोई फर्क नहीं पड़ता। और अवधि व्यतीत हो चुकी है तो आप धन वसूल नहीं सकते अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट। गुड्डू, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट। गुड्डू बढ़ाएगी। तीसरा पॉइंट, काला अवरोधित ऋण देने का वचन, प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। अवधि व्यतीत ऋण धारा सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक यदि आपने धन किसी को उधार दिया है तो उस धन को 3 साल के भीतर वसूल कर ले, मांग कर ले, अन्यथा तो उसके विरुद्ध वाद ला दे, नहीं तो धन आप वसूल नहीं सकते। अवधि व्यतीत हो चुकी, एक मामा ने अपने भांजे को दिया, धन उधार दिया और 3 साल बीत चुके थे, 4 साल मांग की, दी नहीं, मामा और भांजे में आपस में झगड़ा भी हुआ और वो धन वसूल नहीं सका। बाद में भांजे ने मामे को एक पत्र लिखा कि मामा जी आप गुस्से में थे इसलिए मैं धन देना नहीं चाह रहा था क्योंकि अवधि व्यतीत ऋण हो चुका था, लेकिन वास्तव मैंने आपसे धन उधार लिया है, इसलिए मैं ये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा आपको सूचित करता हूं कि मैं आपको ये धन का भुगतान कर दूंगा। आप ज्यादा क्रोधित हो रहे थे इसलिए मैंने नहीं दिया। अब मामा वसूल कर लेगा। अब मामा क्या अवधि व्यतीत ऋण को फिर यदि वो मुकर जाता है तो वो वसूल कर लेगा। क्यों कर लेगा कि उस समय जिस समय आपने जो है ये वापस रिकंसेंट दे दी थी, अवधि व्यतीत हो चुकी थी, पत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो ये बीच में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को कंपोज करेंगे। पहले बीच में गैप आ गया। जय श्री राम।